नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 6 पाठों का अध्ययन कर लिया है। आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सारे पाठ रेगुलर मिल जाएंगे। साथ में आप 10वीं पढ़ना चाहते हो, 10वीं के मैंने पहले से रिकॉर्डेड करके पाठ रखे हुए हैं, तो आप उन वीडियो को भी 10वीं के देख सकते हो। अभी हमारा 9th चल रहा है, आगे हमारा पाठ है 7वां पाठ, जिसकी लेखिका है हमारे महादेवी वर्मा। आप सभी महादेवी वर्मा जी से परिचित है, फिर भी हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, क्योंकि इनके जीवन परिचय से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनता ही है और बनता आया है और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। इसलिए महादेव जी का जीवन परिचय हम अच्छे से जानेंगे, विस्तृत जानेंगे, ताकि आपको साहित्य में भी काम आ जाए। और साहित्य जब पढ़ेंगे उस समय तो महादेवी वर्मा को अपने को पढ़ना ही है। तो देखो, महादेवी वर्मा जिसे हम विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहते हैं, जिसे हम आधुनिक मीरा भी कहते हैं। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है, तो महादेवी जी वर्मा को कहा जाता है। ये तो उनके नाम से संबंधित था। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं महादेवी जी का परिचय। ये है महादेवी जी वर्मा। आपका जन्म हुआ था 1907 में, फरुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और आपकी मृत्यु हुई थी 1987 में। मतलब आप 80 वर्ष तक आपने जीवन जिया। देखो, हम परिचय जानते जानते साथ में उनके रचनाओं के बारे में भी जान लेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई, यानी इन्होंने MA BA जो की थी वो प्रयाग में की थी। उससे पहले की जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वह इंदौर में उन्होंने की थी। अपन यहाँ से बीच बीच में ये जान लेते हैं, इंदौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। यह एक सुसंपन्न अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। इनका परिवार अच्छा था। इनका जो बाल जीवन है उस पर उनके माता का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि इनकी माता जो हेमरानी देवी थी वह बहुत ही धर्मपरायण थी और हमेशा धर्म के कामों में लगी रहती थी। तो इसका प्रभाव महादेवी जी के ऊपर पड़ा, और साथ में उनके नाना जी भी वैसे ही थे, धार्मिक थे, तो उनके नाना जी का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ा। और उनके नाना जी की काव्य रचना का असर महादेवी जी पे पड़ा और वह काव्य रचना करना उन्होंने शुरू किया। वह जो थे, उन्होंने पहले प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में प्राप्त की। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ये प्रयाग में उन्होंने महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए, और सन 1987 में महादेवी जी का देहांत हो गया। आपको इनका जन्म बिल्कुल याद रखना। हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म 1907 में ही है, इनका जन्म भी 1907 में ही है। जन्म से क्वेश्चन इनके बनता है, जन्म वर्ष से। आपको मैं साथ में बताती जाऊंगी प्रश्न कहाँ से बनता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य आपने देख ही लिया, वहां पर उन्होंने सेवाएं दी थी, और इन्होंने एक चांद पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका आपको पूछा जाए तो इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, ये आज तक पूछा नहीं गया है, पर अपने को ध्यान होना चाहिए। संपादन किया, और हिंदी लेखकों की सहायता के लिए इन्होंने साहित्यकार संसद नामक संस्था की भी स्थापना की थी। साहित्यकार संसद आप लिखते जाइएगा कि संस्था की उन्होंने स्थापना की थी, जिसमें हिंदी लेखकों को सहायता मिली थी। आपने महादेवी जी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों में अपनी रचनाओं को लिखा है। हम सबसे पहले इनकी रचनाएं, गद्य की रचनाएं को हम जान लेते हैं। ठीक है, पद्य की महादेवी जी कौन से काल की कवि थी आपको पूछा जाए तो आपको बताना है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। छायावाद की चतुर्थ में से ये एक थे। तो वह त्रयी तो पंत, प्रसाद और निराला थे, और चौथे इनको माना जाता था महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के प्रमुख जो गीति काव्य थे, उन गीति काव्यों में आपको देखना है, सबसे पहला हमारा निहार आता है। निहार 1930 में आप उतारते जाना। निहार 1930। रश्मि, सेकंड इनकी रश्मि है, रश्मि 1932 आपको उतारना है ना, 1932। उसके बाद निर्जा, निर्जा 1935। उसके बाद आपकी यामा जो इनका काव्य संग्रह है,
है ना, जो 1940 में लिखा गया था, और दीपशिखा इनकी है जो 1942 में लिखी गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि यामा इनका एक काव्य संग्रह है। इनमें ये निहार, रश्मि, निर्जा, इन सब की रचनाओं का एक संग्रह इसके अंतर्गत मिलता है। तो आपको बिल्कुल हर एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में इसका क्रम जमाने के लिए आता है कि महादेवी वर्मा जी के गीति काव्यों का क्रम। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले निहार, हार से शुरू होता है, निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा। ठीक है, तो हार से शुरू होता है, तो आपको याद रखना है निहार और निर्जा में हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हार याद रखना है, निहार, रश्मि, निर्जा, यामा और दीपशिखा। इनका क्रम कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब भी अगर कोई भी एग्जाम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट का एग्जाम आता है या साहित्य संबंधी कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल इसके सन याद रखने हैं, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, यामा 1940 और दीपशिखा 1942। और यामा जो है, इनके ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1982 में। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। 1982 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पे? यामा पे। यामा इनका एक संग्रह है, उनके ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी है, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। इनके कुछ यहाँ रेखा चित्र और संस्मरण दे रखे हैं। आप इनको भी बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये भी रेखा चित्र संस्मरण के जहां भी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है और बनता भी आया है। तो आपको ध्यान रखना है इनके रेखा चित्र और संस्मरण। सबसे पहला इनका है अतीत के चलचित्र। आपको इनका सन याद रखना है 1941। ठीक है, उसके पश्चात आपको याद रखना है स्मृति की रेखाएं 1943। ठीक है, जिनका सन बताऊं उनके याद रखने, नहीं बताऊं उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके पश्चात आपको याद रखना है पद के साथी 1956। ठीक है, श्रृंखला की कड़िया, इसको आपको याद रखना है। इसका सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। आपको अतीत के चलचित्र 1941 बता दिया, स्मृति की रेखा 1947 बता दिया, पथ के साथी आपको मैंने बता ही दिया है 1956। इसके अलावा इनका मेरा परिवार था जो 1972 में इनकी रचना आई थी, आपको ध्यान में रखना है। और श्रृंखला की कड़िया, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इनके क्या थे? ये रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र थे इनके। उसके अलावा बहुत सारे इनके निबंध भी है। आपको निबंधों इसमें नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। इनके निबंध थे क्षणदा, संकल्पिता, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर। आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि इनके मैं बता भी दूं आपको। क्षणदा 1956 में, संकल्पिता 1968 में, संभाषण 1975 में, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 में। पर आपको इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सन सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखने हैं तो निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा के ही आपको याद रखने हैं। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आगे के भी। उसके पश्चात मैं आपको और आगे इनके बारे में आपको और परिचय थोड़ा सा दे दूं। इतना ज्यादा इनमें डीप नहीं जाना है, जहां जाना था मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी आप देख लीजिएगा, इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में कुछ रेखा चित्र ये भी आते हैं, रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो और घिसा। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ रामा, ठीक है। उसके बाद आपको बिंदा, ये आज तक एग्जाम में पूछे नहीं गए। सबिया, बिट्टो, है ना, घिसा, ये भी इनके कुछ संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो आपको याद रखने हैं। ये तो था इनका छोटा मोटा एक परिचय, जिनमें आपको जो भी याद करना है मैंने आपको साथ में बता दिया है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं जो हमें इतनी ज्यादा याद नहीं करनी है, ठीक है। आगे महादेवी वर्मा की यहाँ पे अपन थे। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, मैंने बता ही दिया आपको। भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। इनके प्रश्न बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से ही मिलता है, यामा वाला याद कर लेना। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है।
तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। माधवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, वो अधिकतर स्त्री पे और गरीबों पे दया से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं और इनके निबंधों में आपको अधिकतर यही मिलेगा कि अत्याचार, पीड़ित व्यक्तियों के प्रति उनका अगाध स्नेह, करुणा, सहानुभूति के भाव को प्रकट करते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। इनकी भाषा है वो तत्सम प्रधान भाषा थी और सरल और कोमल और मधुर इनकी भाषा थी, आपको ये ध्यान रखना है। और इनकी शैली जो थी वो चित्रात्मक शैली थी और काव्यात्मक इनकी शैली और चिंतन प्रधान इनकी शैली थी। आपको पूछे शैली तो चित्रात्मकता, काव्यात्मकता और चिंतनता को लिए हुए इनकी शैली थी। और इनकी जीवन दर्शन को इन्होंने स्थान दिया है, अपनी अनुभूतियों को, अपने चिंतन को उन्होंने अपने गद्य में स्थान दिया है। अधिकतर रचनाएं महिलाओं पे और पशु पक्षियों पे उन्होंने दया, ममता और स्नेह दिखाया और उन्होंने पशु पक्षियों पे भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं। साथ में उन्होंने अपने साथी सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर भी लिखा है, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, माधवी वर्मा के साहित्य साधना पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्रों को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय भी महादेवी जी को ही है। बिल्कुल, संस्मरण और रेखा चित्रों को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय इनको ही जाता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उनकी रचनाएं कैसी थी, इनके रेखा चित्रों संस्मरण कैसे थे। शोषित और पीड़ित लोगों के प्रति स्नेह और पशु पक्षियों के प्रति अपनी आत्मीयता को उन्होंने रेखा चित्रों में प्रकट किया है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक रहे हैं। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर आता है और हमारे पार्ट का नाम है मेरे बचपन के दिन। और मेरे बचपन के दिन देखो, मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति मतलब ये क्या है, संस्मरण, स्मृति के सारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रहे थे। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव चित्रण इन्होंने यहाँ पर किया है। चलो अब हम हमारे मूल पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं, मेरे बचपन के दिन। एक चीज आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है कि इनके प्रतीक, इन्होंने जो गीति काव्य लिखे हैं उनमें किन किन प्रतीकों को उन्होंने लिया है, तो दीपक को लिया है, बादल को उन्होंने प्रतीक के रूप में और दीपशिखा को उन्होंने प्रतीक के रूप में लिया है। अगर ये पूछे इनके काव्य की भाषा तो आपको खड़ी बोली लिखना है, और इनके प्रिय छंद पूछे तो आपको लिखना है रोला और हरि गीतिका, ठीक है। और इनका दार्शनिक आधार कौन सा था, तो सर्वात्मवाद। इतना डीप एग्जाम में पूछते नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिर्फ नेहा, रश्मि, निर्जा, सांतिक गीत, यामा और दीपशिखा याद रखने। उसके बाद उनके संस्मरण और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार, ये याद रखने हैं। निबंध भी बहुत कम पूछे जाते हैं। चलो हम पाठ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। बिल्कुल हमारा भी बचपन रहा है, हम भी आज हमारे बचपन को याद करते हैं तो उसकी स्मृतियों को हम जब याद करते हैं तो हमें बहुत ही आनंद महसूस होता है और हम चाहते हैं कि क्यों ना हमारा बचपन हमें वापस मिल जाए, क्योंकि तब की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बिल्कुल अंतर होता है। पर हम जो चाहते वैसा होता नहीं है। बचपन बचपन होता है, उसकी यादें हमेशा सिमट कर रह जाती है। यहाँ कवियत्री भी अपने बचपन के दिनों को याद कर रही है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी जी अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद एक लड़की के रूप में उत्पन्न हुई थी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। महादेवी जी के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। मतलब अपन मान लेते हैं कि लड़के ही लड़के पैदा हुए थे। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। परम धाम मतलब स्वर्गलोक, मृत्यु को प्राप्त करवा देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। यहाँ प्रश्न बनता है, महादेवी जी की कुल देवी कौन थी, या महादेवी जी के परिवार की कुल देवी तो दुर्गा,
कितने सालों के बाद महादेवी जी अपने परिवार में उत्पन्न हुई थी? 200 वर्षों के बाद। 2 क्वेश्चन बता दिए। मैं उत्पन्न हुई, मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था, क्योंकि वह 200 वर्ष बाद पैदा हुई थी, इसलिए परिवार में लाडली थी। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण उनके परिवार में था ही नहीं, यानी हिंदी तो कोई परिवार में जानता ही नहीं था, क्योंकि फारसी उर्दू और पिताजी अंग्रेजी पढ़ी थी, इसलिए कोई भी हिंदी का वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, यानी इनके पिता जबलपुर एमपी। वे अपने साथ हिंदी लाई, यानी माता हिंदी लाई थी। माता का नाम भी मैंने आपको बताया था, हेमरानी देवी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उनको मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। सबसे पहले यहाँ पर भी एक ये प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम महादेवी जी को उनकी माता ने क्या पढ़ना सिखाया? तो पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा, मैंने संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैं जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, और मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि मिशन स्कूल में उनको अच्छा नहीं लगता था। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ये नाम आपको याद रखना है, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, मतलब 5वीं कक्षा में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था और उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, यानी हमारा मेस हिंदू और मुसलमान लड़कियों का मेस एक ही था, ईसाई लड़कियों का, सॉरी मुसलमान नहीं, हिंदू और ईसाई लड़कियों का मेस एक ही था, पर वहाँ प्याज का प्रयोग वर्जित था। ये उनकी गर्ल्स कॉलेज दिखाई गई है। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्रा रहती थी, यानी ये छात्रावास के एक कमरे में 4, जैसे हॉस्टल में होता है वैसा ही। उसमें पहली साथीन सुभद्रा कुमारी मिली, यानी सबसे पहले उनको साथीन के रूप में कौन मिली? सुभद्रा कुमारी चौहान। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो 7वीं कक्षा में थी और महादेवी जी से 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, यानी सुभद्रा कुमारी जी चौहान कविता लिखती थी और वह भी तुक मिलाती आई थी। महादेवी वर्मा बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी, यानी महादेवी जी की जो माता थी वो मीरा के पद गाया करती थी। ये प्रश्न भी बनता है, महादेवी जी की माता किन के पद गाया करती थी? मीरा के पद। उनको सर्वप्रथम साथीन के रूप में हॉस्टल में कौन मिला? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में बन चुका है कि महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान कौन कौन सी कक्षाओं में थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान 7वीं कक्षा में, महादेवी वर्मा 5वीं कक्षा में। बिल्कुल उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, यानी महादेव जी डर गई कि अब मैं कविता लिखती हूँ, पता चल गया तो अब क्या होगा। तो क्या करती है सुभद्रा जी, सब जगह बता के आ जाती है कि ये कविता लिखती है, और उसके पश्चात उनको दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। कौन कौन?
सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, और उसी में भेज देते थे कविता लिख लिख के। किसमें भेज देते थे? स्त्री दर्पण में। वह क्या थी? एक पत्रिका थी। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट में से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी और हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे। कवि के नाम है हरिओद और श्रीधर पाठक। कवि रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। महादेवी जी कह रहे हैं कि हमेशा मुझे प्रथम पुरस्कार मिलता था और 100 से कम पदक मुझे नहीं मिले, यानी इतने इनाम में प्राप्त कर चुकी थी। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। महादेव जी को क्या मिला था? चांदी का कटोरा, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। किसने कहा? सुभद्रा जी ने कहा। किसको कहा? महादेवी वर्मा को कहा। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे, बापू मतलब महात्मा गांधी, तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई और मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को तो उन्होंने नहीं कहा। और लौट कर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। उस समय पीतल के बर्तन चलते थे, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी एक जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही, सुभद्रा जी की जगह। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन्निसा कहाँ से आई थी? कोल्हापुर से। जेबुन मेरे बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी थी जीनत बेगम। जेबुन जब कुछ इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोक के बिना न रहा जाता। वाह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी, और कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई विवाद नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते वहाँ जवारा के नवाब रहते थे और उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती, हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहा रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे, लहरिया साड़ियाँ जो आती है वह।
जो अपने राजस्थान के लहरिये बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह मुहर्रम में हर कपड़े उनके बनते थे, तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखे। नेग मतलब इनाम। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीनों तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। किसके भाई हुआ था? महादेवी वर्मा के, जिनका नाम इन्होंने क्या रखा था? मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। यानी उस समय हिंदू और मुसलमान का कितना अच्छा एक मिलन था, कितना प्यार से रहते थे, कोई जातिवाद नहीं था, एक दूसरे के परिवार में आना जाना। देखो, मनमोहन नाम एक मुसलमान औरत ने रखा था, यानी कितना बढ़िया ऐसा था। पर आज वह दिन कहीं खो गए हैं। और ये महादेवी जी कह रही है कि अब बस अब एक सपना रह गया है। शायद अगर वो सपना अगर सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। आज भारत और पाकिस्तान दो भागों विभक्त नहीं होते। ये कवियत्री यही कहना चाह रही है। यहाँ कुल मिला के कवियत्री ने अपने बचपन के दिनों को याद कर, अपने स्कूल के दिनों को, अपने कॉलेज के दिनों को उन्होंने याद किया, और वो किन किन से मिली और किन किन से इनका व्यवहार कैसा था, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। और आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जहां जहां मैंने बताया वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, उसके अलावा क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है। इस पाठ से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो इन दोनों के कक्षा वाला प्रश्न बन चुका है। परमधान स्वर्ग प्रतिष्ठित सम्मानित नक्काशीदार बेल बूटे के काम से युक्त फूल तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये याद रखना आप। इस पाठ में फूल शब्द मतलब आप फूल मत समझना, है। तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु को यहाँ फूल कहा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है। निराहार बिना कुछ खाए पिए। पदक प्रशंसा सूचक पुरस्कार जो सोने चांदी या अन्य धातु से बना हुआ एक गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। प्रभाती सवेरे गाए जाने वाला गीत। लहरिया रंग बिरंगी धरियाओं वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज या रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। और वाइस चांसलर जो हमारे अभी वर्तमान में कुलपति कहा जाता है। इसमें एक शब्द आया था स्त्री दर्पण, पत्रिका का नाम था। जान लेते स्त्री दर्पण क्या है। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। याद रखना, रामेश्वरी नेहरू के संपादन में यह पत्रिका छपी थी 1909 से 1924। इसमें स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इस पत्रिका में स्त्रियों से संबंधित ही रचनाएं छपती थी और इलाहाबाद से छपती थी। साहित्य में कभी पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा की पत्रिका चांद पत्रिका थी, याद रख लीजिएगा। और उनकी रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, आपको रेगुलर इसको याद रखना है। पद के साथी, श्रृंखला की कड़िया, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, इनको आपको याद रखना है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? तो यामा पे मिला था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।